हेलो एवरीवन, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको हम दूसरी शब्दों में एरिया बाउंडेड कहते हैं। एरिया बाउंडेड में हम इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग को देखते हैं। इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग में बेसिकली ये होता है कि हम वैसे क्षेत्र का क्षेत्रफल को डिफाइन करते हैं, वैसे क्षेत्र के क्षेत्रफल को डिफाइन करते हैं जो काफ़ी जो है बड़ा होता है, और हमें पता होता है कि जो बड़ा क्षेत्र हमें अगर निकालना है तो हमें जो है इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम है किसी भी छोटे से क्षेत्र को बड़ा करके दिखाना। और इसी का ही प्रयोग करके आज आपके सामने हम करके दिखाएंगे भी। ठीक है, आप इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके आसानी से। आपको यहाँ पे एक जो सरल से सरल जो शब्दों में हो सके उस तरह से जो है ना हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो आपको समझने में कठिनाई हो। इसके लिए हम जो है ना आपको बारीकी से समझाएंगे, बहुत आराम से समझाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, एकदम धीमी से चलेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको टेंशन भी नहीं है। एक्सरसाइज 8.1 में मात्र 5 क्वेश्चन है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी 4 से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है। हम इस चैप्टर्स को जो है ना स्टार्ट अभी कर देते हैं। ठीक है, आप इन्हें समझना है अच्छे से। इसके पहले थ्योरी को देखना है अच्छे से, और फिर थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक्सरसाइज में इसमें दम नहीं है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, और इसमें भी बहुत कोई ख़ास इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं होता है। नॉर्मल से छोटे चीज़ अगर इंटीग्रेशन में आपको आता है तो यहाँ का क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है,
इसमें से ये पहला आप देख लें, ठीक है, ये y एक्सेस एंड ये x एक्सेस, x एक्सेस x डैश y और ये y डैश, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सेस एंड नेगेटिव x एक्सेस, पॉजिटिव y एक्सेस एंड नेगेटिव y एक्सेस। यहाँ पे 0 है हमारा, ये एक वक्र है, ठीक है, एक कर्व है ये, ठीक है। अब इस कर्व के अंदर एक क्षेत्र दिया हुआ है, उस क्षेत्र का नाम है x इक्वस टू a टू, क्षेत्र x इक्वस टू a टू b, x इक्वस टू a टू x इक्वस टू b, ठीक है। ये कर्व जो है वो y इक्वस टू एफ एक्स है, कर्व का इक्वेशन y इक्वस टू एफ एक्स। हमें a b c d, a b c d a का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। हमें a b c d a, ये a b c d a ताकि ये पूरा कंप्लीट भाग का पता चल सके, a b c d a चाहिए, a b c d a का क्षेत्रफल। a b c d a का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे से क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्रफल को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं, इस क्षेत्रफल को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हर छोटा छोटा टुकड़ा जो है आपको, हर छोटा छोटा टुकड़ा आपको एक आयत की तरह दिखेगा। ये आपका छोटा छोटा जो टुकड़ा है वो क्या दिखेगा, आयत की तरह, ठीक है। अभी ये इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग मान सकते हैं, और हर छोटा छोटा टुकड़ा एक आयत की तरह दिखेगा, एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, जैसे L और P है, तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे हमें ये छोटा सा जो रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, जो आयत के शेप में है, जो आयत की आकृति में है, इस आयत की आकृति का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये छोटा सा जो आयत है उसका जो है ना क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये x अक्ष में है, ये छोटा सा जो है ये x अक्ष पर स्थित है, x एक्सिस में है। तो x क्योंकि ये छोटा सा है इसीलिए हम लोग इसे dx से सूचित करेंगे, dx से, क्योंकि ये छोटा सा है इसलिए dx से सूचित करेंगे। और ये जो इसका जो ऊपर की तरफ है, जैसे ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, आप लेंथ या ब्रेथ किसी को भी मान सकते हैं, या तो इसको लेंथ माने, इसको ब्रेथ, या इसको लेंथ और इसको ब्रेथ, जो भी मान सकते हैं। तो ये आपका जो हो गया वो dx हो गया। और ये क्योंकि ये बड़ा है तो हम लोग क्योंकि ये y एक्सिस में है इसीलिए हम लोग इसको y मान लेते हैं। मतलब इसको अगर हम लेंथ माने तो लेंथ हो गया y और ब्रेथ हो गया dx। इस छोटा सा जो यहाँ पे आयत दिख रहा है उसका लेंथ हो गया y और ब्रेथ हो गया dx, ठीक है। तो हम इसके क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया y और चौड़ाई कितना है dx, ठीक है, लंबाई y और चौड़ाई dx।
अब ये तो हो गया इस छोटा सा टुकड़ा की बात, लेकिन आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के लिए दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, या इस क्वेश्चन में भी हम किए हैं ABCDA का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम तो यहाँ पे लिख दिए y इंटू dx, इसका मतलब ये छोटा सा क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हमें चाहिए पूरा का क्षेत्रफल। पूरा कैसे निकलेगा, तो पूरा हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिमिट का प्रयोग करेंगे और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे x = a to b, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, इस छोटे से पार्ट को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्रफल के लिए होगा, तो ये x = a to b तक के लिए होगा, x = a to b के लिए। तो ये हो गया आपका एरिया निकालने के लिए, ये हो गया आपका क्षेत्र पूरा, ये आपको दिखाएगा इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये अब लिख लिए इंटीग्रेशन का साइन, मतलब बड़ा पार्ट, और कहाँ से कहाँ तक बड़ा पार्ट, तो a से b तक, तो a से b तक, तो a से b तक का ये क्षेत्रफल निकल चुका है। ठीक है, अब y का वैल्यू पुटअप करना है। y का वैल्यू क्या है, fx, तो y का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे a to b, y की जगह में fx dx। क्लियर, आप इन्हें उतारें। तो चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, या इसी को हम लोग कहते हैं एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बोले या एरिया बाउंडेड बोले, बात बराबर है। तो पहला तो बता दिए, पहला क्षेत्र अगर जो है वक्र है, उसके लिए जो है हम कैसे एरिया को निकालेंगे तो वो तो बता दिए। अब दूसरा नंबर देखिए, ये एक्स एक्सेस, ठीक है, इसमें एरिया कुछ इस प्रकार से, ये कुछ वक्र है, ठीक है, ये y एक्सिस पे है तो y = a ले लेते हैं, और इधर यहाँ पे y = b ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 है, ये x एक्सिस हो गया, x डैश, y और y डैश, ठीक है। अब इस वाले एरिया को भी निकालेंगे, a b c d a b c d a का क्षेत्रफल निकालेंगे, a b c d a का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो a b c d a का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो पिछला जो अभी बताएं आपको, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है कि इस पूरे का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्षेत्र का एरिया निकाल लेते हैं, छोटा सा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं,
फिर इंटीग्रेट कर देंगे और फिर लिमिट बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। ठीक है, तो छोटा सा एक क्षेत्र काट लेते हैं हम यहाँ से। ये छोटा सा क्षेत्र कुछ इस प्रकार से काट लिया, छोटा सा क्षेत्र। ठीक है, ये छोटा सा क्षेत्र, ये चूंकि y एक्सिस है तो ये जो छोटा सा जो क्षेत्र है इसको हम लोग dy मान लेते हैं। ठीक है, और इधर बड़ा है, ये लेंथ देखेंगे आप बड़ा है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये x एक्सिस पे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये छोटा y एक्सिस पे था, ये छोटा सा को y मान लिया, dy मान लिया। ठीक है, अब हम इस छोटा सा क्षेत्र को देखेंगे तो ये आपका क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल चाहिए, अगर ये क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई गुना चौड़ाई लगाना है। तो लंबाई इसका कितना है x, चौड़ाई कितना है dy। इतना लंबाई और चौड़ाई लिख दिए, इसका मतलब इस ये जो क्षेत्र जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकला। हमें क्या निकालना है, हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, हमें निकालना है इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्योंकि छोटा सा एरिया का क्षेत्रफल दिया था और हमें बड़ा सा एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ा सा निकालना है तो इंटीग्रेशन का बोर्ड, बड़ा सा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो इंटीग्रेशन का बोर्ड। और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो a to b तक का निकालना है, a to b तक का निकालना है। मान लेते हैं कि इस वक्र का समीकरण है x = gy। ठीक है, तो हम लोग x के जगह में क्या लिख लेंगे, x के जगह में gy, तो a to b x की जगह में हो जाएगा g y और फिर dy। ठीक है, आप इसे भी नोटेड डाउन कर लें। तीसरा, अगर आपका एरिया कुछ इस प्रकार से हो, ये रहा नीचे की तरफ अगर वक्र हो, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ वक्र होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये x = a to x = y, x = a to y = b, y = b। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये है y = fx। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एरिया को काट लेते हैं, छोटा सा एरिया को काटते हैं। और फिर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल को निकालेंगे। छोटा सा एरिया है ये, तो आपका छोटा सा है तो इसको हम लोग मान लिया dx और ये इधर y। हालांकि ये -y होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया निकलेगा a b c d, तो a b c d a का क्षेत्रफल, a b c d a का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा y × dx,
y इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का बोर्ड लगेगा कहाँ से कहाँ तक, तो a से b तक, a से b तक। ठीक है, इसके अलावे क्या होने वाला है, तो इसके अलावे यहाँ पे मोड लगने वाला है। मोड का काम होता है पॉजिटिव करना। ठीक है, मोड का काम पॉजिटिव करना। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन ये इसको क्या बना देगा, मोड क्या इसको बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम लोग ना, एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है इसलिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। चलिए उतार ले। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है कि ये कुछ इस प्रकार से है। x is equals to a to x is equals to b, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है 0। इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम a1 नाम दे दिए, इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को a2 नाम दे दिए। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल होगा, ये 4 नंबर है। अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ये जो क्षेत्र है वो नीचे की तरफ है, इसीलिए a1 पे लगेगा मोड प्लस, ये ऊपर की तरफ है इसीलिए यहाँ पे मोड नहीं लगेगा। ठीक है, ये इसका जो है क्षेत्रफल हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब हम आप लोग को सर्कल के बारे में बताएंगे। सर्कल के इक्वेशन को पढ़ेंगे। वृत्त, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक, केंद्र 0 0 और केंद्र 0 0 और त्रिज्या R वाले वृत्त
का समीकरण। ठीक, केंद्र क्या 0 0 और त्रिज्या r वाले वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, यही समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, केंद्र 0 0 और त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण। अगर आप इसका प्रूफ चाहेंगे तो ये देख ले आप इसका प्रूफ। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या जो है इसको मान लेते हैं O और ये P है। यहाँ से यहाँ तक कि केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या है, r है, और इस P का कोऑर्डिनेट x y मान लिए। ठीक है, केंद्र 0 0 और त्रिज्या r हो गया, वृत्त पर स्थित बिंदु का कोऑर्डिनेट x y मान लिए। ठीक है, हम OP निकालते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। OP दूरी है, OP डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की दूरी। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग 9 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको अगर x1 y1 माने तो ये x2 y2 हो जाएगा, या आप इसको x1 y1 मान ले तो ये x2 y2 हो जाएगा। आप जिसको जो भी माने और मान के यहाँ पे पुट अप करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2। ठीक है, तो हमारा x2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस x1 क्या होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा y, और माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। OP क्या है, OP है दोनों के बीच की दूरी r, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 0 मतलब x और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y और y का स्क्वायर। ठीक है, इस रूट को इस पर भेज देते हैं, इस पर भेजेंगे तो r पर स्क्वायर लग जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को हम लोग पलटा के लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो था। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण भी पता चल गया। वृत्त का समीकरण तब जब केंद्र जो है वो 0 0 हो और त्रिज्या r हो। केंद्र 0 0 और त्रिज्या r हो तो उस वक्त वृत्त का समीकरण क्या होगा वो हम लोग अभी पढ़े। ठीक है, केंद्र 0 0 और त्रिज्या r हो तो उसका वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग परवलय के बारे में देखेंगे। परवलय, परवलय जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, परवलय, परवलय 4 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें से पहला है ये एक्स अक्ष के तरफ
ठीक है, ये एक्स अक्ष की तरफ मुंह खुला हुआ है, पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ अगर मुंह खुला हुआ है तो यहाँ पे होता है A0। ठीक है, पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ अगर मुंह खुला हुआ है तो इसका जो समीकरण होगा वो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अगर इस तरफ मुंह खुला हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा, अगर इस साइड से अगर इसका मुंह खुला हुआ हो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर खुला हुआ मुंह, तो इसका जो समीकरण होगा वो होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, तीसरा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ अगर मुंह खुला हुआ हो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मुंह खुला हो तो इसका समीकरण होगा, सब समीकरण है। ठीक है, समीकरण, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ अगर हो, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, तो इसका समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, समीकरण उतार ले। अब हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग वृत्त के बारे में पढ़े, और वृत्त में केंद्र 0 0 और त्रिज्या r वाला वृत्त का समीकरण देखें, जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा, हम लोग पढ़े पैराबोला के बारे में। पैराबोला में 4 प्रकार का पैराबोला देखें। पहला पैराबोला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा था, उसका जो समीकरण था वो था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा, जो नेगेटिव वाई एक्स अक्ष की तरफ खुल रहा था, उसका समीकरण था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। जिसका पैराबोला की जो दिशा था, खुल रहा था ऊपर की तरफ, उसका समीकरण था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और नीचे की तरफ जिसका खुल रहा था, उसका समीकरण था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलिप्स का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। इलिप्स, जिसको हम लोग दीर्घ वृत्त कहते हैं।
दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त। इसमें दो प्रकार का दीर्घवृत्त होता है। यदि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पर स्थित हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। यदि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, ये आपका दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त कहाँ पे है? दीर्घ अक्ष पे है। दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है, तो ये हमारा दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त, और ये जो आप दीर्घवृत्त देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, या ऐसे, ये दो प्रकार का दीर्घवृत्त होता है। जब x अक्ष पे होता है और एक y अक्ष पे होता है, ठीक है। दीर्घवृत्त का जब दीर्घ अक्ष जो है, दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष है, ये दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष है, ये, ठीक है, ये है दीर्घ अक्ष, ये दीर्घवृत्त है, इसका दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष है। तो दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है, ठीक है, जबकि लघु अक्ष जो है वो y अक्ष पे है, ठीक है। ये 0, ये a हो गया, इधर माइनस a शो कर सकते हैं, ये b और ये माइनस b, ठीक। तो दीर्घवृत्त का जब दीर्घ अक्ष x अक्ष पर स्थित होता है तो उस वक्त दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो ये होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वस टू 1, इज इक्वस टू 1। दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पे होगा तो उसका समीकरण होगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वस टू 1। दूसरा, यदि दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष पे है, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष पे है, तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? यदि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष y अक्ष पर स्थित हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण, y अक्ष पर स्थित हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x² बाई x² बाई b² होगा, x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वस टू 1, ठीक है। जब दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष y अक्ष पे हो
तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना होकर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंट यही है कि बी वाला पार्ट जो है इसमें जो है वो यहाँ पे ना रह के यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, आपस में इंटरचेंज कर लिया है। ठीक है, जो हमारा दीर्घ पार्ट जो होता है वो उसमें अगर x अक्ष पे है तो वो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर, ए जो है वो हमेशा जो है क्या होता है, बड़ा होता है ना, ए स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है। तो ये ए हो जाएगा, ये माइनस ए, ये माइनस बी और ये बी। ठीक है, अब हम कैसे पता करें किसी भी इक्वेशन को कि ये इलिप्स का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है दीर्घ अक्ष, उसका दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष पर है या y अक्ष पे है, ये कैसे पता करें। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए की जगह में ये है और बी की जगह में ये है। ए हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा है ना, 16 बड़ा है उसके तुलना में, मतलब ए हमेशा बड़ा होता है, हमेशा ए बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है ये काम किसके जगह पे कर रहा है, ए के जगह में काम कर रहा है, ये ए स्क्वायर के जगह पे। ठीक है, और ये बी के जगह में। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे में अगर कोई बड़ा अमाउंट है, वाई स्क्वायर के नीचे में जो भी अमाउंट है उसके तुलना में एक्स स्क्वायर के नीचे में अगर बड़ा अमाउंट है तो बड़ा कोई वैल्यू है, तो इससे ये पता चलता है कि वो उसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 20 एक्स स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारा। ठीक है, हम इसमें जो है कैसे बताएंगे कि ये जो है दीर्घवृत्त का जो है दीर्घ अक्ष किस पे, एक्स अक्ष पे होगा या वाई अक्ष पे होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा अमाउंट है, अगर ए पर बड़ा, इस पे एक्स स्क्वायर के नीचे जो है बड़ा अमाउंट होता तो हम कहते कि ये एक्स अक्ष पे होगा, इसका जो दीर्घ अक्ष होगा एक्स अक्ष पे होगा। अगर सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर के नीचे में बड़ा अमाउंट है, बड़ा वैल्यू है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो वाई अक्ष पे होगा, ये वाई अक्ष पे होगा। ठीक है, इसका दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पे होगा। और इस समीकरण का जो दीर्घ अक्ष होगा वो किस पे होगा, वो एक्स अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। ठीक है, एक दूसरा समीकरण एक्स स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। इस समीकरण का दीर्घ अक्ष क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा अमाउंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स अक्ष पे होगा। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे अगर बड़ा अमाउंट है तो एक्स अक्ष पे इसका दीर्घ अक्ष होगा। अगर एक्स स्क्वायर पर छोटा अमाउंट है तो वो वाई अक्ष पे होगा।
जैसे एक्स स्क्वायर बाई 21 प्लस या 25 और एक्स स्क्वायर बाई 64 इक्वल्स टू 1। तो देख रहे एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा अमाउंट है और वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा अमाउंट है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो वाई अक्ष पे होगा, दीर्घ अक्ष जो होगा वो वाई अक्ष पे होगा। ठीक है, उतार ले। चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के नीचे में बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, तो हम इसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पे बना लेंगे। ये एक्स अक्ष पे बना लिया। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ना, तो हम 4 का स्क्वायर समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो होगा ये ए की जगह में 4 है तो ये +4 हो जाएगा और इधर -4, इधर +3, 9 है तो +3 और फिर ये a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 - 3 इधर 4 और ये -4। ठीक है, यहाँ पे 0। हमें निकालना क्या है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब यही पूरा क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर। अब इस पूरे क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। आकृति ABCD OAB ABCDA ABCDA से
से घिरा क्षेत्रफल दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 19 इक्वल्स टू 1 को दर्शाता है। ठीक है, आकृति ABCD से घिरा क्षेत्रफल दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16 और वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 को दर्शाता है। इसीलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये पूरे का क्षेत्रफल, क्या हम इस पूरे का क्षेत्रफल को ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू OABO का क्षेत्रफल? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इस पूरे का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 4 इंटू OAB का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल, ये OAB का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? क्योंकि चारों जो है वो आपस में इक्वल है ना, तो 4 इंटू OAB का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस पूरे के बदले 4 इंटू OABO का क्षेत्रफल। ठीक है, अब OABO का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, ध्यान देना है आप लोगों को, OABO का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लिए, ये x एक्सिस पे है इसीलिए इस छोटा सा ये टुकड़ा dx हो जाएगा, ये y एक्सिस है तो ये हम लोग y ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा सा टुकड़ा का क्षेत्रफल, जो कि ये आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो लंबाई है इसका y और चौड़ाई है dx। ठीक है, इस छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हुआ। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन का बोर्ड लगाते हैं तो ये बड़ा सा क्षेत्र के क्षेत्रफल को दिखाता है। कहाँ से कहाँ तक बड़ा का क्षेत्रफल लेना है, तो वो 0 to 4 तक का लेना है, 0 to 4 तक का क्षेत्रफल लेना है हमें। ठीक है, 0 से 4 तक के क्षेत्रफल को लेना है। ठीक है, तो ये हम लिख लिए, इंटीग्रेशन का बोर्ड लगा दिए, ये हो गया। अब 4 इंटू 0 to 4, y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेगा। इस समीकरण को हम बगल में सॉल्व करते हैं और आप भी बगल में सॉल्व करेंगे और इसे एग्जामिनर को दिखाना भी है आपको। ठीक है, क्योंकि आप जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। ये साइड वर्क करेंगे और साइड वर्क में जो आप भी लिखेंगे और दिखाएंगे एग्जामिनर को, वाई स्क्वायर बाई 9, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 या वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 9 उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। इस स्क्वायर को हम लोग उस साइड कर देंगे, उधर कर देंगे तो इधर रूट लगेगा,
रूट लगेगा प्लस माइनस 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। और फाइनली प्लस माइनस ये प्लस माइनस 9 और 16, 9 का निकल जाएगा 3 और 16 का 4, तो 3/4 रूट अंडर में बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेना है, y की जगह में रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, x के जो y की जगह में लिख लिए, y की जगह में लिख लिए 3/4 भी है, 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx। अब 3/4 को बाहर निकालेंगे तो 4 कैंसिल, बचेगा 3, इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट अंडर 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इंटीग्रेशन में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस सी होता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफिनेट इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करेंगे तो प्लस सी यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक। तो फॉर्मूला अब यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स बाई 2, तो x के जगह में x ही है बाई 2 और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a के जगह में 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, a के जगह में 4 है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो x के जगह पे x काम कर रहा है और a की जगह में काम कर रहा है 4 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। और लिमिट कहाँ से 0 to 4 तक, 0 to 4 तक लिमिट, ठीक है। आप इसे उतार ले थोड़ा सा, हम ऊपर से मिटा रहे हैं। चलिए क्या ऊपर से थोड़ा सा मिटा लिए। अब क्या होगा, ये 3 पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट यहाँ लगाएंगे, इस दोनों में अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट अगर यहाँ पे लगाएंगे x की जगह में 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा और ये भी 16, तो 16 0, तो ये 0 मतलब ये पूरा 0, तो ये पूरा 0 हो गया प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 4 1 हो जाएगा कट के, ठीक है। और ये 2 8 जा, ये तो है 2 8 जा 16, ठीक है। और यहाँ पे 4 रखे हैं तो हमें मिलेगा 8 और साइन इनवर्स
1, ठीक है, प्लस, सॉरी अब माइनस देखते हैं, माइनस देते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। लोअर लिमिट 0 रखेंगे x की जगह, यहाँ 0 रखें, ये पूरा साफ, ठीक है। 0 यहाँ पे रखें तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू 0 ही होता है। एक बार हम लिख लेते हैं, फिर आप साइन इनवर्स 0 को 0 ही लेंगे। तो यहाँ पे तो 0 रखें, ये पूरा साफ, और यहाँ पे 0 रखेंगे, 0/4 मतलब 0, तो 8, तो यहाँ पे मिला 0, अब प्लस इसमें 8 और साइन इनवर्स 0, ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 और ये तो 0 ही है, 8 और साइन इनवर्स 1, साइन कितना का वैल्यू होता है, तो साइन π/2 का वैल्यू होता है, माइनस ये 0 है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स 0 कितना में आता है, तो साइन 0 में आता है, ठीक है। ये 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बचा π/2, 2 4 जा 8 माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बचा 0, तो 8 इंटू 0 मतलब 0, तो साइन इनवर्स 0 का आपको याद रख लेना डायरेक्ट कि 0 होता है, ठीक है, बार बार करके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 0 का 0 हो जाएगा, करके भी दिखा दिया, साइन 0 पे साइन 0 पे 0 होता है, और ये साइन पर साइन कैंसिल होके 0 आया, 8 इंटू 0 मतलब ये पूरे 0। फाइनली बचा क्या, 3 बचा, 4 और ये पाई, तो ये हो जाएगा 4 12 पाई, और साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल को, ठीक है, एरिया को निकाल रहे हैं, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब बाकी एक समझ के अच्छे से, बाकी सब उसी तरह का प्रॉब्लम है, फटाफट हम करते जाएंगे और अच्छे से समझना है, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल आसान है। दूसरा क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त x²/4 + y²/9 = 1। आप देखेंगे कि इस बार x² के नीचे में जो अमाउंट है वो y² के नीचे वाले अमाउंट से कम है, तो इसका मतलब साफ है कि ये इस बार दीर्घवृत्त जो है वो है x अक्ष पर, y अक्ष पे, ठीक है, दीर्घवृत्त है y अक्ष पे। y अक्ष पे, ठीक है, 0 x एक्सेस, y एक्सेस, ठीक है। इसको हम लोग, ये b की जगह में काम कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये b की जगह में काम कर रहा है और ये a की जगह में काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये -3, ये होगा 2 और ये -2। आकृति
ए बी सी डी, ए बी सी डी ए से घिरा क्षेत्रफल दीर्घवृत्त x² / 4 + y² / 9 = 1 को दर्शाता है। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण जो होगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग उसी प्रकार से जिस तरह से अभी हम लोग निकाले उस तरह से ही निकाल सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे कट लगाएंगे, छोटा सा टुकड़ा, ये हो गया x और dx, ये छोटा सा टुकड़ा हो गया dx और ये है y। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4 दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल 4 इंटू ओ ए बी ओ क्या है, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी ओ में हम लोग पहले ये छोटा सा क्षेत्र देखें, छोटा क्षेत्र y इंटू डी एक्स है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to 2 तक, 2 तक y 4 इंटू 0 to 2। अब y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू रखने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। इधर करते हैं, x² / 4 है प्लस y² / 9 है इक्वल्स टू 1 है। तो y² इज इक्वल्स टू y² / 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x² / 4। ठीक है, x² / 4। तो 9 को उधर भेज देंगे और y को भी फ्री कर लेते हैं। तो y को फ्री करेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस, y को फ्री करेंगे 9 इधर चला आया है और इधर इन लोग का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 और ये 4 माइनस x²। ठीक है, इन लोग का एलसीएम लिए तो 4 और ये 4 माइनस x² और ये 9 इधर गया था और इसके अलावा रूट को भी हम लोग उधर भेज दिए, स्क्वायर भेजे, रूट लग गया, 9 उधर पहले से था, कर दिए हम लोग 9 को इधर किया और रूट को लगा दिया। ठीक है, अब हो जाएगा प्लस माइनस 9 का 3 और 4 का 2 निकल जाएगा, 9 का 3 4 का 2 निकल जाएगा, रूट अंडर में बचेगा ये 4 माइनस x²। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, y की जगह में 3/2 रूट अंडर 4 माइनस x²। प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। तो 3/2 रूट अंडर 4 माइनस x² dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कि कहीं मिक्सअप ना हो जाए तो ये ब्रेक कर देते हैं। तो ये 4 इंटू 0 to 2, ये तो 3/2 यहाँ पे आ जाए, 2 दूनी 4, तो रूट अंडर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो ये हो गया 6 और इसमें तोड़ेंगे इसको
तो होगा पहले x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 4/2, फिर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, तो x/a की जगह में कौन है 2। लिमिट कहाँ से, तो 0 से 2 तक लिमिट लेना है, 0 से 2 तक लिमिट लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद इधर आ जाते हैं। ये 6 लिख लिए, 6, अब 2 रखेंगे, ठीक है। जब हम लोग 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया है 0, ये पूरा 0, ये 0 मतलब पूरा 0। जब 2 रखेंगे तो यहाँ से π/1 आएगा, फिर π/2 निकलेगा। खैर इसका प्रोसेस यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले ये 0 हो गया, ठीक है, ये पार्ट तो तुम्हारा 0, अब प्लस ये 2 दूनी 4, ये 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 रखे थे तो 2/2 1 हो जाएगा, और माइनस फिर रखेंगे 0, तो यहाँ पे 0, ये पूरा ख़त्म, यहाँ पे 0, तो साइन इनवर्स 0 मतलब ये ख़त्म, तो पूरे ख़त्म, तो 0 + 0, 0 + 0, तो बचा इधर क्या 6 × 2 और साइन इनवर्स 1 कितना में साइन π/2, तो 6 × 2 और यहाँ से निकलेगा π/2, ये कैंसिल, बचेगा 6π स्क्वायर यूनिट, ठीक। उतार लें, यूनिट 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उतारे। और इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचा है, उन दोनों को भी देख लेते हैं। इसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वृत्त है हमारे पास x² + y² = 4 और रेखाएं हैं, रेखा है x = 0 और x = क्वेश्चन नंबर 3 है, ये x = 2, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 और एवं रेखाओं जो है x = 0 और x = 2 से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये हम लोग केंद्र 0 0 और त्रिज्या r वाला जो वृत्त का समीकरण देखें, त्रिज्या r वाला वृत्त का समीकरण जिसमें केंद्र 0 0 होता है, उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x² + y² = r²। तो यहाँ पे r के जगह में क्या काम कर रहा है, r² के जगह में, पूरे r² के जगह में है यहाँ पे 4, तो हम लोग कह सकते हैं ये 2 का स्क्वायर, इसको 4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो रेडियस है
इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब r के जगह में काम कौन कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है ना। r के जगह में 2 काम कर रहा है, क्योंकि r के फॉर्मेट में इसको होना है, 4 को r का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 जो है वो r के जगह में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो यहाँ पे वृत्त बनेगा जिसका रेडियस 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वृत्त बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, 2, ठीक है। ये वृत्त हो गया, ठीक है, जिसका रेडियस 2 माइनस दो। पहला क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश यही है, ठीक है ना। ये और ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, ये पूरा प्रथम चतुर्थांश वाला एरिया है। इसके बाद कह रहा है वृत्त, तो ये वृत्त है, ठीक है। फिर कह रहा है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इसी लाइन पे होगा, y अक्ष पे x इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 इस लाइन पे है, ठीक है। और फिर कह रहा है x इज इक्वल टू 2, एक x इज इक्वल टू 0 ये हो गया, और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, ये है तुम्हारा x इज इक्वल टू 2, और y अक्ष पे तो x इज इक्वल टू 0 होता है, जानते ही ये लोग, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश से इस वृत्त से और x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 1 से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र को निकालने के लिए कह रहा है। इस क्षेत्र के एक छोटा सा टुकड़ा को हम लोग काटेंगे, जिसका ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्र मतलब जो क्वेश्चन पूछा है आपका वो आपका अभिष्ट क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल मतलब वो जो निकालने के लिए कह रहा है आपको वो क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल क्या है, तो ये पूरा क्षेत्रफल है जिसका हम लोग नाम देते हैं OAB। यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू OAB, O का क्षेत्रफल। OABO में जो छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग y इंटू dx बोले, मतलब लेंथ और ब्रेथ, इस छोटा सा टुकड़ा का क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा बड़ा सा का कितना से बड़ा सर, तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक का, 0 से 2 तक का। फिर लिखेंगे 0 से 2। अब y का वैल्यू हमें रखना है, इस पूरे वक्र में
इस यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं तो इसमें जो है वक्र का जो समीकरण आया, ये जो वक्र का समीकरण आया है वो है ये, ठीक है। और इसमें से हम y निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y की जगह में हम लोग लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे तो होता है x बटे 2, तो x बटे 2 रूट अंडर जो है वही, तो मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह में 2 तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, साइन इनवर्स एक्स अब बाई 2, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 2 तक है। अब 2 बैठाएंगे यहाँ, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 0, ये पूरा 0 प्लस ये यहाँ से तो 2 आया, ये 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 1 मिलेगा माइनस 0 यहाँ बैठाएंगे तो ये पूरा साफ, यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये भी पूरा साफ, ये 0 तो ये 0, साइन 0 0 होता है पूरा 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक। बचा क्या, तो बचा 2 और साइन इनवर्स 1 कितना में आता है, साइन पाई बाई 2 में, तो 2 इंटू साइन व साइन कैंसिल, बचा पाई बाई 2, 2 कैंसिल, तो पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक, पाई स्क्वायर यूनिट। आंसर नंबर ए हो जाएगा, उतार ले। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वक्र है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y अक्ष एवं रेखा y इक्वल टू 3, इन सब से जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको निकालना है। सबसे पहले आप इसको देख के ये पता करेंगे कि ये किसका इक्वेशन है, ये जो वक्र दिया हुआ वो किसका इक्वेशन है। हम लिखाए हैं जब ऐसा हो पैराबोला, जब पैराबोला इस तरह का हो, एक्स एक्सिस पे मुंह खुल रहा हो, ठीक है, तो हम वक्र का समीकरण, इस वक्र का पैराबोला का समीकरण जो लिखेंगे वो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा ऐसा हो तो हम लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अगर ऐसा हो तो हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर ऐसा हो तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक, माइनस 4ay, ठीक। अब आप जब इन चारों इक्वेशन को देखेंगे
और इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इन चारों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये चारों इक्वेशन में ये एक इक्वेशन ऐसा है जो इससे जो है कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये इससे कंपेयर कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा जो पैराबोला जो खुलने की दिशा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो पैराबोला हमारा खुलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। चलिए काम करते हैं अब। डालते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो वक्र है, ये जो वक्र है एक वो, दूसरा वाई अक्ष, तो वाई अक्ष तो यही है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है रेखा y इक्वस टू 3, तीसरा y इक्वस टू 3। तो y इक्वस टू 3 कहाँ से होगा? ये y इक्वस टू 3 कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पे। ठीक है, y इक्वस टू 3। ठीक है, ये y अक्ष से इस वक्र से, y अक्ष से और y इक्वस टू 3 से, इन सब से जो घिरा क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। ठीक है, इसी को हमें फाइंड करना है। इस क्षेत्र से में हम छोटा सा क्षेत्र ये ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्र ये ले लेते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा लेना है जो करीब करीब आपको आयत दिखने लगे। ठीक है, एकदम छोटा सा लेना है ताकि आपको आयत ही दिखे। तो ये हो जाएगा, ये y अक्ष के दिशा में है, y अक्ष की तरफ है। तो ये जो छोटा सा क्षेत्र है, ये जो छोटा सा ब्रेथ है, इसको हम लोग dy बोलेंगे। और ये इधर x अक्ष पे है, x अक्ष की तरफ, तो इसे हम लोग x बोलेंगे। ठीक है, छोटा था तो dy बोल दी और बड़ा है इसलिए x बोले। ठीक है, तो इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये लिमिट कहाँ से, ये 0 है और ये कितना 3 है, इस जगह पे 3 होगा, y इक्वस टू 3, मतलब ये 0 to 3 है। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज इसमें लिखना चाहें तो छायांकित क्षेत्र दी गई, लिखना चाहेंगे छायांकित क्षेत्र दी गई क्षेत्र के या अभिष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शाता है। छायांकित क्षेत्र अभिष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वस टू, इसका नामकरण अगर करना चाहिए तो ए, ये बी, तो और ये तो ओ है, तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो लेंथ है वो x है, ब्रेथ जो है dy है। ठीक है,
और इन लिमिट लगा देंगे तो पूरे कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 x, यहाँ पे x है। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में आपको x निकालना है। ठीक है, x निकालेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू x। तो x की जगह में लिख लेंगे y स्क्वायर बाई 4 dy। ठीक है, 4 निकाल लेते हैं, 1/4 निकाल लिए तो 0 to 3 y स्क्वायर बचा dy। ठीक है, 1/4 और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ 3। लिमिट है 0 to 3, या तो आप 3 पहले निकाल ले फिर लिमिट का वैल्यू पुटअप करें, या एक साथ भी कर सकते हैं। 3 को बाहर निकाले 1/3 y³ और 0 to 3 तो 1/12 y की जगह में 3 रखेंगे तो 3 और उस पे क्यूब, माइनस y की जगह में 0 रखेंगे उस पे क्यूब, तो जब 1/12 इंटू 3 का क्यूब मतलब 27, 3 चौके 12, 3 नंबर 27, 9/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आंसर नंबर हो गया बी, आंसर नंबर बी। ठीक है, उतार ले।